सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एक्चुअल में क्या है? जब हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर के अंदर हमने क्या बात करनी है, इस चैप्टर के अंदर बात हमने सिर्फ ये करनी है कि बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए तो वो पैसा कहां से आने वाला है, बस सिर्फ और सिर्फ हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा कहां से आएगा। यानी अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे हमारा फोकस है, एसेट साइड की हम बात ही नहीं कर रहे। पैसा आएगा तो एसेट बनेगा, पैसा आएगा तो हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक लेंगे, डेटर आएंगे, सब कुछ होगा। कब? जब पैसा होगा। अब पैसा कब आएगा? तो या तो वो कैपिटल के थ्रू आएगा या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के थ्रू आएगा। तो पैसा आने की जो दो बड़े घर हैं वो कौन कौन से हैं? या तो कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी। इन दो हेडिंग के बीच में ये पूरा चैप्टर है। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वेदर कैपिटल और बोरोइंग्स। अब कैपिटल के कितने टाइप्स हो सकते हैं, हम कैपिटल कैसे कैसे जुटा सकते हैं, और बोरोइंग्स कैसे कैसे ले सकते हैं। बोरोइंग्स की क्या क्या टाइप हैं, क्या क्या अलग अलग अल्टरनेटिव हमारे पास हैं। यहां हम इन सारे टॉपिक्स पे डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन करने वाले हैं। आगे की क्लासेस में जब आप आएंगे तो इन सारे टॉपिक्स पे प्रैक्टिकली आप चर्चा करेंगे, इनकी अकाउंटिंग सीखोगे, इनके बारे में डिटेल में जानोगे। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कशन में लाने वाले हैं, ताकि जब हम इनको प्रैक्टिकली आगे करेंगे तो हमको ऐसा फील ना हो कि ये तो हमारे अनटच टॉपिक हैं, इनके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं, इनके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस में हमने ये तो समझ लिया कि हमको बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए। अब पहला सवाल ये बनता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा क्यों चाहिए। मैंने कहा बिजनेस करना है, धंधा करना है तो पैसा चाहिए। पैसा कैसे चाहिए, पैसा कहां से आएगा, वो हम एक एक करके सोर्स पे बात करेंगे। लेकिन पहला है हमारा इशू क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस। पैसा चाहिए क्यों? अगर आप अपने पेरेंट्स से 10 रुपए भी मांगते हैं तो वो आपसे सवाल रेस करते हैं ना कि क्यों चाहिए 10 रुपए। तो बिजनेस के अंदर पैसा होने की नीड क्या है? बिजनेस को शुरू करने के लिए हमको हर फेज में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हर फेज में पैसा चाहिए। सबसे पहले प्री स्टार्टिंग, अगर मैं एक कंपनी बनाने जा रहा हूं तो पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, उसके लाइसेंस लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अलग अलग मुझे पैसे की जरूरत है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, मेरे को लाइसेंस मिल गया, तो मुझे धंधे को खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। फैक्ट्री पैसों के बिना बन जाएगी क्या? जो भी मशीनें लानी है बिना पैसे के आएंगी क्या? फर्नीचर लगाना है बिना पैसे के आएगा क्या? सबसे पहला मुझे इनकॉर्पोरेशन के लिए चाहिए, फिर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, देन बिजनेस में स्टॉक के लिए पैसा चाहिए। रॉ मटेरियल लाना है या ट्रेडिंग करनी है तो माल लाना है, स्टॉक खरीदना है, पैसा चाहिए। उसके बाद मुझे रूटीन एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, बहुत सारे टैक्सेस देने हैं। तो हर चीज के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। बैलेंस शीट से लेके P&L अकाउंट की डेबिट साइड, मुझे पैसा ही तो पैसा चाहिए। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। पैसा कहां कहां से आ सकता है, वो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जिनसे हमें पैसा मिल जाए। धंधा करना है, पैसा चाहिए, तो पैसा आएगा कहां कहां से। 3 तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं। पहला इन्होंने बोला पीरियड बेसिस, टाइम बेसिस पे, कितने टाइम के लिए हमारे को पैसा चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला ओनरशिप बेसिस पे, कि किससे हमको पैसा चाहिए। और तीसरा इन्होंने बोला जनरेशन बेसिस, जनरेशन, किस जनरेशन से हमको पैसा चाहिए, किस तरह का पैसा चाहिए।
सबसे पहले रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस। मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैंने 100 रुपए कमाए। अब 100 रुपए से मैं सोचता हूं कि अगर 100 के 100 में घर ले गया तो मेरा बिजनेस ग्रोथ कैसे करेगा। मैंने 100 में से 40 रुपए घर ले आया, 60 रुपए मैंने वही बिजनेस के लिए ग्रोथ के लिए छोड़ दिए। ये 60 रुपीज का जो पोर्शन है ये मेरी क्या है? रिटेन अर्निंग है। और ये 60 रुपीज मेरी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन 60 रुपीज से मैं बिजनेस में नई एसेट खरीद पाऊंगा, नए स्टॉक और स्टॉक बढ़ा पाऊंगा। तो ऐसा कुछ भी कर पाऊंगा जिससे मेरे बिजनेस की क्या हो? ग्रोथ हो। तो ये भी एक तरीके का क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इससे मेरा बिजनेस क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो याद रहेगा, रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, जो बिजनेस के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी भी तरह का बिजनेस हो, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हूं तो मैं अपना बिजनेस का 100% विड्रॉल नहीं करता, अपने बिजनेस में ही पैसा लगा के छोड़ रहा हूं। ज्यादातर पैसा बिजनेस के अंदर है। मैं पार्टनरशिप फॉर्म में हूं तो हमने जितना पैसा कमाया दोनों पार्टनर थोड़ा थोड़ा कम निकाल के लेके गए और ज्यादातर पैसा बिजनेस में ही छोड़ दिया ताकि फर्म ग्रोथ करे। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी ने जितना पैसा कमाया उससे कम डिविडेंड डिक्लेयर किया। कमाए थे 1 करोड़ रुपए, डिविडेंड डिक्लेयर करा 20 लाख 50 लाख और बाकी पैसा छोड़ दिया कंपनी की ग्रोथ में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो वो सरप्लस जो हम मेंटेन कर रहे हैं, जो रिजर्व हम फर्म के अंदर छोड़ रहे हैं, वो हमारे क्या है? रिटेन अर्निंग। दूसरा है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है? जिन सप्लायर्स से हम सामान खरीद रहे हैं उन्हीं से उधार कर लिया। भाई 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, ये लो 20,000 रुपए ले जाओ, 80,000 अगले हफ्ते लेना। अगले हफ्ते आए 50,000 का माल रखवाया, पिछली पेमेंट कर दी, अगला उधार कर लिया। इस तरीके से बिजनेस साइकिल में हमारे क्रेडिटर्स का हमारे ऊपर क्या है? ड्यूज है। और उस पैसे से हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की सोर्स ऑफ फाइनेंस होगी। उसके बाद बात की हमने फैक्टरिंग की। फैक्टरिंग क्या होती है? जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करा लेना, ये भी एक तरीके की क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। किसी कस्टमर से हमको बीआर मिला कि भाई 3 महीने का बीआर है, 3 महीने बाद पेमेंट ले लेना। हमने उसको ले जाके बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया, या किसी के फेवर में एंडोर्स कर दिया और वहां से सोर्स जुटा लिया, तो पैसा मिल गया हमको। तो ये भी क्या है? एक सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है हमारा लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग मतलब, लीज फाइनेंसिंग में मेरे हिसाब से कुछ बताने लायक है नहीं। लीज पे हम पैसा लेते हैं, अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे दे दिया और वहां से हमको रेवेन्यू आने लगा, तो ये एक तरीके की क्या है? लीज है, यानी रेंटल इनकम समझ लो। ये भी क्या है? एक तरीके का सोर्स फाइनेंस। और नेक्स्ट है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? पब्लिक का पैसा हमने उधार ले लिया और उनको इंटरेस्ट के साथ पीरियोडिकली या एक टाइम के बाद वापस कर दिया। ये क्या है? हमारा पब्लिक फाइनेंस। छोटे छोटे टॉपिक हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज कमर्शियल पेपर, यानी कि पेपर फॉर्म में हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करा, लोगों को कुछ पेपर इशू किया और उस पेपर को इशू करने के बदले में पैसा हमारे पास आया। चाहे तो बात करेंगे तो पेपर फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, तो पेपर फाइनेंस के अंदर या कमर्शियल पेपर के अंदर हमारा क्या है? तो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स। अब पहले बात करो शेयर्स क्या होते हैं। हिंदी में इसका नाम अंश, इंग्लिश में हम इसको क्या बोल रहे हैं? शेयर्स। शेयर्स मतलब मैंने अपनी कंपनी के बहुत सारे ओनर बना दिए। सपोज करो मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी, मैंने अपनी कंपनी के 10 लाख शेयर इशू कर दिए और एक शेयर की कीमत कितनी? 10 रुपए। मैंने बोला जो मेरी कंपनी के 10 शेयर लेगा उसे मैं 100 रुपए की मेंबरशिप दूंगा, यानी 10 शेयर खरीदो, 10 रुपए का एक, 100 रुपए के शेयर ले लो, 100 रुपए के मेरी कंपनी में मालिक बन जाओ। जो 1 लाख रुपए के शेयर लेना चाहता है वो 1 लाख रुपए का मालिक बन जाए। जितने पैसे आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। मैं उसी तरह से आपको उतने शेयर इशू कर दूंगा जितने आपके बनते हैं, और उतने के लिए आप मेरी कंपनी के क्या बन जाओगे? मालिक बन जाओगे। इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स जो हम शेयर्स के थ्रू जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं? कंपनी के ओनरशिप हमारे को उतने पोर्शन की मिल जाती है। अब शेयर्स भी काफी टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, समता अंश। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें हम
सारा रिस्क और रिवार्ड इनके ही हाथ में होता है, ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो सबसे ज्यादा लॉस किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। वोटिंग राइट किसके हाथ में? इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जहां पर कंपनी के रियल ओनर इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का सारा रिस्क और रिवॉर्ड यही लोग फेस करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस क्यों है? प्रेफरेंस का मतलब होता है पूर्वाधिकार। प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ही वर्ड ऐड है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इनको दो तरह का मिलता है। एक इनको प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंशियल राइट, किस चीज का? राइट टू डिविडेंड। और दूसरा इनको प्रेफरेंस मिलता है राइट टू रिडीम। अगर कंपनी चलती रहेगी तो सबसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, और इनकी जो डिविडेंड की परसेंटेज होगी वो भी क्या होगी? फिक्स होगी। लेट से 15% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब ये है कि कंपनी को 15% डिविडेंड अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। अब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो पहले डिविडेंड किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बचे हुए पैसे से डिविडेंड किसको देगी? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो पहली प्राथमिकता किस चीज की है इन्हें? राइट टू डिविडेंड। अगर कंपनी बंद होती है तो मैंने बताया रियल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। नुकसान किसका होगा सबसे ज्यादा? इक्विटी शेयर होल्डर का। इनको राइट टू रिडीम दिया गया है। अगर कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बाद में किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इनके पास दो राइट है बेटा, राइट टू डिविडेंड, राइट टू रिडीम। ठीक है, इसलिए ये क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है? तो इक्विटी शेयर होल्डर को हमने नाम दिया, ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं क्योंकि सारा रिस्क इनका, सारा रिवॉर्ड इनका। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर नहीं होते। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड चीजों के लिए होता है। बाकी नॉर्मल अगर कंपनी की मीटिंग हो रही है तो वहां उनको किसी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं होता। रिस्क रिवॉर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क हाई, रिवॉर्ड हाई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिस्क लेस, रिवॉर्ड लेस, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज होती है डिविडेंड की वो पहले से ही फिक्स होती है। कंपनी ने अगर कह दिया 15% डिविडेंड, इसका मतलब 15% मिलेगा, चाहे कंपनी ने 100% क्यों ना कमाया हो। सारे का सारा मेन बेनिफिट किसको चला जाएगा? इक्विटी होल्डर को। ठीक है। डिबेंचर, व्हाट इज डिबेंचर? तो डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। ये एक तरीका का क्या है? डेट है कंपनी के ऊपर। लेकिन ये डेट कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लेती, ये डेट भी पब्लिक से लेती है। जैसे शेयर्स किसको इशू किए थे? पब्लिक को इशू किए थे। पब्लिक को हम शेयर इशू करते हैं आईपीओ के थ्रू, और वहां से हमको पैसा मिल जाता है, पब्लिक हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। सिमिलरली डिबेंचर भी हम किसको इशू करते हैं? पब्लिक को इशू करते हैं। डिबेंचर्स के साथ इंटरेस्ट की परसेंटेज फिक्स होती है, प्री डिफाइन होती है। रिडेम्पशन की डेट प्री डिफाइन होती है कि कितने साल के लिए ये डेट हम ले रहे हैं, कितने साल के लिए हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। इंटरेस्ट कितना देंगे, इंटरेस्ट कितने कितने पीरियड पे देंगे, वेदर क्वार्टरली देंगे, हाफ अर्ली देंगे, एनुअली देंगे, वट एवर प्री डिसाइडेड होगा। इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड होगा, टर्म प्री डिसाइडेड होगी, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट प्री डिसाइडेड होगा। ये एक तरीके का लोन है, डेट है कंपनी के ऊपर। कंपनी की बैलेंस शीट में एनसीएल में आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा। ये डेट हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं ले रहे, हम पब्लिक से ले रहे हैं। याद रहेंगी डिबेंचर के केस की ये बातें। उसके बाद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से हम जो पैसा ले रहे हैं ये लोन की फॉर्म में लेते हैं और बैंकों से लेते हैं। कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मेरे दूसरे वीडियोस में देख लेना, व्हाट इज कमर्शियल बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बता ही दिया मैंने, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम पैसा ले रहे हैं, चाहे वो बैंक से ले रहे हैं या एनबीएफसी से ले रहे हैं, तो नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो एनबीएफसी से हम पैसा ले रहे हैं या फिर हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, तो ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है।
तो इनसे भी हम पैसा रेस कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, अब ये क्या है? पैसा हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री से ना लेकर के पैसा जुटाने के इंटरनेशनल सोर्स हम तलाश रहे हैं, यानी कि हम फॉरेन कंट्रीज से भी पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि हमें फॉरेन से पैसा मिल जाए। तो वो किसके अंदर कवर हो जाता है? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के अंदर। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के अंदर कौन कौन से हमारे सोर्स हो सकते हैं पैसा जुटाने के? तो नंबर 1 कमर्शियल बैंक फॉरेन के, नंबर 2 इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक, नंबर 3 इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, नंबर 4 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स GDR,